नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपको अपने समाज, अपनी सोच और अपनी खुशी के मायने दोबारा सोचने पर मजबूर करेगी। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम अंदर से अधूरे हैं? हम हज़ारों लोगों से घिरे होते हैं, पर भीतर कहीं न कहीं अकेलापन महसूस करते हैं। यही सवाल उठाया है था मनोवैज्ञानिक के महान विचारक सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी अद्भुत किताब सिविलाइजेशन एंड इट्स कंटेंट। यह किताब सिर्फ समाज या मनोवैज्ञानिक के बारे में नहीं है, यह किताब है मानव मन और सभ्यता के टकराव की कहानी। फ्राइड का सवाल, क्या सभ्यता हमें सच में खुश करती है? फ्राइड कहते हैं, सभ्यता ने हमें सुरक्षा दी, नियम दे, व्यवस्था दी, लेकिन उसी सभ्यता ने हमारी स्वतंत्रता, हमारी इच्छाएं और हमारी सच्ची खुशी को भी सीमित कर दिया। हमने जंगल से निकलकर शहर बनाए, लेकिन उस प्रक्रिया में हमने अपनी मौलिक प्रकृति खो दी। हम सामाजिक तो बन गए, परंतु भीतर से दबे, झूठे और असंतुष्ट भी हो गए। फ्राइड के अनुसार मनुष्य के भीतर दो शक्तियां हमेशा संघर्ष में रहती हैं, इरोस और थैनातोस। सभ्यता इन दोनों को संतुलित करने की कोशिश करता है, पर यह संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। ओशनिक फीलिंग, अनंत से जुड़ने की लालसा। इस किताब की शुरुआत होती है एक गहरी आध्यात्मिक सोच से। फ्राइड ओशनिक फीलिंग की बात करते हैं, वह अनुभूति जिससे इंसान महसूस करता है कि वह सीमित शरीर नहीं बल्कि अनंत चेतना का हिस्सा है। कुछ लोग इसे ईश्वर का अनुभव कहते हैं, कुछ संपूर्णता की अनुभूति, लेकिन फ्राइड इसे मानव मन की गहरी जरूरत बताते हैं, अपने अस्तित्व के बंधनों से मुक्त होने की लालसा। सभ्यता का सौदा, सुरक्षा के बदले स्वतंत्रता। फ्राइड के अनुसार सभ्यता ने हमें एक सौदा दिया, हम अपनी इच्छाओं को दबाए और बदले में हमें सुरक्षा मिलेगी। लेकिन इस सौदे का नुकसान यह हुआ कि मनुष्य अपने असली स्वभाव से कट गया। अब हम वह नहीं करते जो हमें खुशी देता है, बल्कि वह करते हैं जो समाज को स्वीकार्य है। हम हंसना चाहते हैं लेकिन डरते हैं लोग क्या कहेंगे। हम रोना चाहते हैं पर दिखाते हैं सब ठीक है। फ्राइड कहते हैं, सभ्यता ने हमें संकारिता तो किया, पर उसने हमारी आत्मा को जकड़ भी लिया। अपराध बोध और असंतोष का जन्म। फ्राइड बताते हैं कि यह दबाव और नियंत्रण हमारे भीतर सुपर ईगो के रूप में बस जाता है। यह एक आंतरिक न्यायाधीश जो हमें लगातार जज करता है। हर इच्छा, हर गुस्सा, हर स्वाभाविक भावना को यह सुपर ईगो रोकता है, और जब हम उसे दबाते हैं तो भीतर अपराध बोध और असंतोष पैदा होता है। यही कारण है कि आधुनिक इंसान बाहर से सभ्य दिखता है पर भीतर से बेचैन रहता है। फ्राइड का निष्कर्ष, सभ्यता और मनुष्य का संघर्ष अनंत है। फ्राइड का कहना है, सभ्यता की प्रगति और मनुष्य की खुशी एक दूसरे के विपरीत है। जितनी सभ्यता बढ़ेगी उतनी ही मनुष्य की असंतुष्टि भी बढ़ेगी, क्योंकि सभ्यता हमें एक दिशा देती है, लेकिन हमारे भीतर की प्राकृतिक प्रवृत्तियाँ, स्वतंत्रता, प्रेम और आनंद हमेशा उस दिशा के खिलाफ विद्रोह काम करते हैं। तो सवाल उठता है, क्या समाधान है? फ्राइड कोई आसान जवाब नहीं देते, वे बस हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची समझ बाहर नहीं, हमारे भीतर है। अगर हम अपने मन के संघर्षों को पहचान लें, अपनी इच्छाओं को दबाने के बजाय समझे, तो शायद हम सभ्यता और आत्मा के बीच संतुलन पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह समझना चाहते हैं कि क्यों आज का इंसान तकनीक और सुविधा के बावजूद खुश नहीं है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आगे हम जानेंगे फ्राइड ने किस तरह बताया कि सभ्यता की असली दुश्मन इंसान का मन ही है। तो आइए दोस्तों, फ्राइड के साथ चलते हैं एक ऐसी मानसिक यात्रा पर जहां सभ्यता की चमक छिपी है। मानव आत्मा की पुकार को सुनने की कोशिश करेंगे। अध्याय 1, सुख की खोज और दुख के स्रोत। हम सब जीवन में चाहते क्या है? फ्राइड कहते हैं, हर इंसान की सबसे गहरी इच्छा है खुश रहना। लेकिन असली सवाल यह है, क्या सच में स्थायी खुशी संभव है, या यह सिर्फ एक भ्रम है जिसे हम जीवन भर पकड़ने की कोशिश करते हैं? फ्राइड इस अध्याय में कहते हैं कि मनुष्य का मन दो बुनियादी सिद्धांतों पर काम करता है। एक, प्लेजर प्रिंसिपल, सुख की खोज। दो, रियलिटी प्रिंसिपल, दुख से बचने की कोशिश। यानी हम हमेशा वही करना चाहते हैं जिसे हमें आनंद मिले,
और उससे बचना चाहते हैं जो हमें पीड़ा दे। लेकिन जीवन एक ऐसी जगह है जहाँ दोनों पूरी तरह से बचा नहीं जा सकता। खुशी क्या है? फ्रायड खुशी को आनंद और पीड़ा के संतुलन के रूप में परिभाषित करते हैं। वे कहते हैं खुशी का मतलब है दर्द से बचना और आनंदों को महसूस करना। लेकिन यहाँ एक समस्या है, हमारी इच्छाएं असीम है जबकि दुनिया की परिस्थितियाँ सीमित। हम चाहते हैं प्रेम, सफलता, सुरक्षा और स्वतंत्रता सब एक साथ। जब ये इच्छाएं टकराती है तो अंदर असंतोष पैदा होता है। फ्राइड कहते हैं हम हमेशा किसी चीज़ की तलाश में रहते हैं जो हमें संपूर्ण बना दे, पर शायद ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। दुख के तीन स्रोत। फ्राइड बताते हैं कि हमारे दुख के तीन मुख्य स्रोत होते हैं। एक, शरीर से जुड़ा दुख। हमारा शरीर सीमित है, यह बीमार पड़ता है, बूढ़ा होता है और एक दिन खत्म भी हो जाता है। यह अस्थिरता ही हमारे भीतर को भय पैदा करती है। दो, प्रकृति से जुड़ा दुख। प्राकृतिक आपदाएं, मौसम, बाढ़, भूकंप, ये सभी हमें याद दिलाते हैं कि हम प्रकृति के सामने कितने असहाय हैं। तीन, मानव संबंधों से जुड़ा दुख। यह शायद सबसे गहरा, जब कोई अपना हमें दुख पहुंचाता है या जब समाज हमारी इच्छाओं को दबाता है तो मनुष्य के भीतर से टूट जाता है। फ्राइड कहते हैं हम दूसरों के साथ रहते हैं ताकि सुरक्षित महसूस करें, पर अक्सर वही लोग हमें सबसे ज़्यादा पीड़ा देते हैं। मनुष्य का पलायन, दुख से बचने के तरीके। फ्राइड कहते हैं क्योंकि हम दुख से बचना चाहते हैं इसलिए हम एस्केप मैकेनिज्म बनाते हैं। एक, आइसोलेशन, समाज से दूर जाकर खुद को सुरक्षित करना। दो, सब्सटेंस यूज, मन की पीड़ा से अस्थायी राहत पाना। तीन, आर्ट एंड रिलीजन, किसी उच्च शक्ति या सौंदर्य के माध्यम से अर्थ खोजना। चार, लव, किसी और में स्वयं को भूल जाना। लेकिन फ्राइड बताते हैं कि इनमें से कोई भी तरीका स्थायी समाधान नहीं है। हर खुशी अस्थायी है, हर राह क्षणिक है। सभ्यता की भूमिका, सुरक्षा या प्रतिबिंब। फ्राइड यहाँ एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, सभ्यता ने हमें सुरक्षा दी लेकिन उसी ने हमारी इच्छाओं पर रोक भी लगा दी। हम स्वतंत्रता चाहते हैं लेकिन समाज नियम बनाता है। हम प्रेम चाहते हैं पर समाज बताता है कि किसी से प्रेम करना ठीक है। हम अभिव्यक्ति चाहते हैं पर सभ्यता हमें संस्कारी बनने को कहती है। इस तरह सभ्यता हमें जितना सुविधा देती है उतना ही असंतोष देती है। फ्राइड कहते हैं सिविलाइजेशन इज द डबल एज स्वॉर्ड, इट्स प्रोटेक्ट अस बट इट आल्सो इम्प्रिजन अस। सभ्यता दो धारी तलवार है, यह हमें बचाती भी है और बांधती भी है। खुशी की खोज एक अंतहीन यात्रा। फ्राइड अंत में कहते हैं मनुष्य हमेशा पूर्ण सुख की तलाश में रहता है पर उसे कभी पूरा तरह से नहीं पाएगा क्योंकि हमारी इच्छाएं गतिशील हैं। जैसे ही एक पूरी होती है दूसरी जन्म लेती है। सुख कोई मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है जहाँ दर्द और आनंद दोनों साथ चलते हैं, और शायद जीवन का असली अर्थ इसी यात्रा को समझने में ही, न कि अंत तक पहुँचने में ही। फ्राइड इस अध्याय में हमें यह सिखाते हैं कि खुशी कोई बाहरी चीज़ नहीं है बल्कि हमारे मन की स्वीकृति का अवस्था है। अगर हम अपने दुख के स्रोतों को पहचान लें और जीवन की सीमाओं को स्वीकार कर लें तो शायद हम सच्चे अर्थ को शांत हो सकते हैं। अध्याय 2, धर्म और ओशनिक भावना। सिगमंड फ्राइड इस अध्याय में मानव के सबसे गहरे और रहस्यमय अनुभवों में से एक ओशनिक फीलिंग की चर्चा करते हैं। यह एक ऐसी भावना है जिसमें व्यक्ति खुद को ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ असीम और एकात्मक महसूस करता है, मानो मैं और संसार के बीच की सीमाएं मिट जाती हैं। यह अनुभव अक्सर धर्म, ध्यान और आध्यात्मिकता के संदर्भ में आता है, जब व्यक्ति को लगता है कि वह किसी महाशक्ति का हिस्सा है। ओशनिक फीलिंग क्या है? फ्राइड के मित्र रोमन रोनाल्ड ने यह शब्द ओशनिक फीलिंग दिया था। रोनाल्ड का कहना था कि धार्मिक अनुभव का सबसे मूल रूप है जब व्यक्ति को महसूस होता है कि वह सीमाओं से परे एक अनंत ऊर्जा या यूनिवर्सल बीइंग का हिस्सा है। लेकिन फ्राइड इस विचार को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं। उनके अनुसार यह कोई ईश्वरीय अनुभव नहीं बल्कि मानव मन की गहराई में छिपी एक भावनात्मक स्थिति है। फ्राइड कहते हैं कि यह भावना संभवतः बचपन के अनुभवों से जुड़ी होती है। जब एक शिशु माँ की गोद में होता है
वह स्वयं और माँ के बीच कोई फर्क नहीं समझता। उसे लगता है जो मैं हूँ वही सब है। यह एकता की अनुभूति बाद में जीवन में कभी कभी दोबारा उभरती है, जिसे हम ओशनिक फीलिंग के रूप में अनुभव करते हैं। फ्राइड का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। फ्राइड इस भावना को धर्म की जड़ के रूप में देखते हैं। उनके अनुसार धर्म इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि मनुष्य सुरक्षा, प्रेम और संरक्षण की गहरी आवश्यकता थी। जिस तरह बच्चा अपने पिता को सर्वशक्तिमान मानता है, वैसे ही बड़ा होकर मनुष्य ईश्वर की कल्पना करता है। एक ऐसा पिता जो उसकी रक्षा करे, जो उसके दुख को समझे और जीवन को अर्थ दे। रिलीजन, फ्राइड कहते हैं, इज अ प्रोजेक्शन ऑफ द ह्यूमन नीड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लव। धर्म मनुष्य की सुरक्षा और प्रेम की आवश्यकता की मानसिक प्रतिबिंब है। इस प्रकार ओशनिक फीलिंग वह मानसिक स्थिति है जो हर गहरे संबंध, मनुष्य और परम शक्ति की अनुभूति कराता है। धर्म का मनोवैज्ञानिक अर्थ। फ्राइड यह भी मानते हैं कि धर्म ने सभ्यता के विकास में बहुत बड़ी उपलब्धि निभाई है। धर्म ने लोगों को नैतिकता, अनुशासन और संयम सिखाया। उसने मानव समाज को एक साझा विश्वास से बांधा। लेकिन साथ ही फ्राइड यह भी कहते हैं कि धर्म ने व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया, क्योंकि जब व्यक्ति अपने हर निर्णय के लिए ईश्वर की इच्छा पर निर्भर होने लगता है तो वह अपने ईगो और रीजन की शक्ति को खो देता है। फ्राइड के अनुसार धर्म एक सांत्वना भी है और बंधन भी। इट्स कंफर्ट द वीक्स बट इट आल्सो द रिस्ट्रिक्ट द फ्री माइंड। ओशनिक फीलिंग और सभ्यता। फ्राइड इस अध्याय में कहते हैं, ओशनिक फीलिंग सभ्यता की जड़ में है। यह वह भावना है जो व्यक्ति को समाज का हिस्सा बनाता है। जब हम खुद को दूसरों से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं तो हम करुणा, सहयोग और प्रेम जैसे गुण विकसित करते हो। लेकिन अगर यह भावना अत्यधिक बढ़ जाए तो व्यक्ति अपने स्व पहचान को खो सकता है, यानी मैं कौन हूँ यह सवाल धुंधला पड़ जाता है। फ्राइड का तर्क है, सभ्यता को आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति को अपनी स्व भावना बनाए रखनी चाहिए, वरना वह भीड़ का हिस्सा बनकर खो जाएगा। फ्राइड का यह अध्याय धर्म और आध्यात्मिक अनुभवों पर एक गहरी मनोवैज्ञानिक दृष्टि प्रस्तुत करता है। वे कहते हैं, ओशनिक फीलिंग कोई रहस्यमय या अलौकिक घटना नहीं, बल्कि हमारे मन की आंतरिक एकता की याद है। यह हमें याद दिलाती है कि हर इंसान के भीतर कहीं न कहीं अनंत से जुड़ने की इच्छा छिपी होती है। लेकिन फ्राइड का संदेश स्पष्ट है, हमें उस भावना को समझना चाहिए, उसे अंधविश्वास या कल्पना नहीं बल्कि मानव मन की सच्चाई के रूप में देखना चाहिए। अध्याय 3, सभ्यता का विकास और नियंत्रण। द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन एंड इट्स रिस्ट्रेंट। सिगमंड फ्राइड इस अध्याय में सभ्यता को एक दोहरी प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। एक तरफ यह मानवता को सुरक्षा और प्रगति देती है और दूसरी तरफ यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और इच्छाओं पर नियंत्रण लगाती है। उनके अनुसार सभ्यता का असली उद्देश्य मानव की आदिम प्रवृत्ति को नियंत्रित करना, ताकि समाज में शांति बनी रहे। मनुष्य की मूल प्रवृत्ति। फ्राइड के अनुसार मनुष्य के भीतर दो मुख्य प्रवृत्तियां काम करती हैं। एक इरोज, जो प्रेम, जुड़ाव, सृजन और जीवन की रक्षा करती है। दो थैनाटोस, जो विनाश, क्रोध और हिंसा की ओर ले जाती है। सभ्यता का काम है इन दोनों प्रवृत्तियों को संतुलित रखना। अगर इरोस न हो तो समाज में करुणा और प्रेम न होगा, और अगर थैनाटोस पर नियंत्रण न हो तो समाज हिंसा और अराजकता में डूब जाएगा। फ्राइड कहते हैं, सभ्यता वह जाल है जो हमारी इच्छाओं को सीमित करता है ताकि हम साथ रह सकें। सभ्यता का निर्माण कैसे हुआ? सभ्यता की शुरुआत तब हुई जब मनुष्य ने अपनी तुरंत सुख पाने की इच्छा को रोका। उसने नहीं कहना सीखा, अपने भीतर की प्रवृत्तियों को स्थगित किया। यह नियंत्रण ही समाज की और संस्कृति की नींव बना। फ्राइड बताते हैं कि मनुष्य के 3 बड़े कदम उठाए जिनमें सभ्यता विकसित हुई। एक, प्रकृति पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर नेचर। मनुष्य ने आग, खेती, औजार और विज्ञान के माध्यम से पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाया। 2, सामाजिक नियम और नैतिकता, सोशल लॉज एंड मोरालिटी। उसने ऐसे नियम बनाए जो सभी
के हित में हो, जैसे चोरी, हिंसा, हत्या आदि पर रोक। 3. कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर। मनुष्य ने अपनी इच्छाओं और कल्पनाओं को व्यक्त करने के लिए रचनात्मकता रास्ते खोजे, जैसे संगीत, चित्रकला, नाटक और साहित्य। इन तीनों ने मिलकर सभ्यता को जन्म दिया, एक ऐसा ढांचा जो व्यक्ति को प्रवृत्तियों को नियंत्रित करता है, लेकिन बदले में सुरक्षा और स्थिरता देता है। नियंत्रण और असंतोष। लेकिन यही नियंत्रण सभ्यता का विरोधाभास भी बन गया, क्योंकि जितना अधिक समाज नियंत्रण लगाता है, उतना ही व्यक्ति भीतर से असंतुष्ट होता जाता है। फ्राइड कहते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर एक अह और अवचेतन मन होता है। ईगो समाज के नियमों का पालन करता है, जबकि अवचेतन मन लगातार स्वतंत्रता और सुख की तलाश में रहता है। यह टकराव व्यक्ति के भीतर संघर्ष पैदा करता है, एक तरफ कर्तव्य, दूसरी तरफ इच्छा। सिविलाइजेशन डिमांड sacrifice of instinct and these sacrifice make them unhappy। सभ्यता हमारी प्रवृत्तियों की बलि मांगता है और यही हमें भीतर से दुखी भी बनाता है। सभ्यता की कीमत। फ्राइड कहते हैं कि सभ्यता ने हमें बहुत कुछ दिया, सुरक्षा, कला, विज्ञान और व्यवस्था, लेकिन इसकी कीमत है स्वतंत्रता का नुकसान। हम अब अपनी इच्छाओं को खुलकर नहीं जी सकते, क्योंकि हमें समाज के नियमों का पालन करना पड़ता है। इसी वजह से मनुष्य के भीतर दबाव और असंतोष बढ़ता है। सभ्यता हमें एक तरफ सभ्य बनाती है तो दूसरी तरफ हमें हमारे प्राकृतिक स्वभाव से दूर ले करती है। फ्राइड का निष्कर्ष बहुत गहरा है। सभ्यता कोई बुरी चीज नहीं, बल्कि यह मानव अस्तित्व का अनिवार्य परिणाम है। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि सभ्यता और व्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच हमेशा एक संघर्ष रहेगा। Civilization exists by controlling man instincts, and man exists by constantly rebelling against it। सभ्यता मनुष्य की प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने कर टिकती है और मनुष्य उसी नियंत्रण से लड़ते हुए जीवित रहता है। इस अध्याय में फ्राइड यह सिखाते हैं कि सभ्यता एक संतुलन का खेल है, जहां हमें अपनी इच्छाओं को दबाने की बजाय समझना होगा, ताकि समाज और व्यक्ति दोनों सामंजस्य में रह सके। अध्याय 4, प्रेम और समाज, लव एंड सिविलाइजेशन। सिगमंड फ्राइड इस अध्याय में एक बेहद गहरी बात कहते हैं। सभ्यता की असली गोद है प्रेम। अगर प्रेम न हो तो मनुष्य एक दूसरे से नहीं जुड़ पाएंगे और बिना जुड़ाव के समाज और सभ्यता टिक नहीं सकती। फ्राइड बताते हैं कि प्रेम सिर्फ रोमांटिक भावना नहीं, बल्कि यह एक मनोवैज्ञानिक शक्ति है जो मनुष्यों को दूसरों से जोड़ती है। यह समाज में सहयोग, करुणा और एकता की भावना पैदा करती है। प्रेम का दोहरा रूप, सेक्सुअल एंड नॉन सेक्सुअल लव। प्रेम के दो रूपों में बांटते हैं। एक सेक्सुअल प्रेम, यौन प्रेम। यह वह शक्ति है जो हमें किसी एक व्यक्ति की ओर आकर्षित करती है। यह शरीर और भावना दोनों का मेल है। यह हमारे भीतर जीवन की प्रवृत्ति, इरोस का सबसे स्पष्ट रूप है। नॉन सेक्सुअल लव, यह वह प्रेम है जो परिवार, मित्र और समाज के प्रति होता है। इसमें यौन इच्छा होती है, बल्कि अपनापन, सहानुभूति और लगाव होता है। फ्राइड कहते हैं कि समाज का अस्तित्व इसी दूसरे प्रकार के प्रेम पर टिका है। अगर मनुष्य केवल शारीरिक प्रेम तक सीमित रहे तो समाज में स्थायी संबंध, निष्ठा और सहयोगी नहीं रहेंगे। सभ्यता में प्रेम की भूमिका। सभ्यता का निर्माण तब हुआ जब मनुष्य ने प्रेम को केवल व्यक्तिगत सुख का साधन नहीं, बल्कि सामूहिक एकता का माध्यम बनाया। प्रेम ने लोगों को परिवार, समुदाय और समाज के रूप में जोड़ा। फ्राइड के अनुसार प्रेम वह मनोवैज्ञानिक ऊर्जा है जो व्यक्तियों को एक बड़े सामाजिक ताने बाने में बांधती है। माता पिता का प्रेम बच्चों को सुरक्षा देता है, मित्रता का प्रेम सहयोग देता है और मानवता का प्रेम हमें करुणा और नैतिकता सिखाता है। इन्हीं प्रेम के रूपों से सभ्यता टिकती है, क्योंकि प्रेम हमें स्वार्थ से ऊपर उठकर हम की भावना देता है। प्रेम और सभ्यता का संघर्ष। फ्राइड यह भी स्वीकार करते हैं कि प्रेम और सभ्यता एक बीच का एक गहरा तनाव मौजूद है, क्योंकि सभ्यता हर चीज़ को नियंत्रण करना चाहती है, यहाँ तक कि प्रेम को भी। समाज नियम बनाता है किससे प्रेम करना है, कब और कैसे। यह नियंत्रण व्यक्ति को स्वतंत्रता को सीमित करता है, जिससे
भीतर संघर्ष और असंतोष पैदा होता है। फ्राइड कहते हैं सिविलाइजेशन रिस्ट्रिक्ट लव टू मेक अ सोसाइटी स्टेबल बट इट्स डूइंग सो इट्स किल द इसेंशियल ऑफ लव। सभ्यता प्रेम को सीमित करके स्थिरता चाहती है, लेकिन ऐसा करते करते वह प्रेम की आत्मा क्यों भी मार देती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति समाज के नियमों के विरुद्ध प्रेम करता है तो उसे अस्वीकार्य अनैतिकता माना जाता है, भले ही वह प्रेम सच्चा ही क्यों न हो। इरोज, जीवन की शक्ति के रूप में प्रेम। फ्राइड प्रेम को केवल एक भावना नहीं बल्कि इरोज नामक जीवन शक्ति प्रतीक करते हैं। यह वही ऊर्जा है जो हमें सृजन की ओर ले जाती है। नई पीढ़ियाँ, नए संबंध और नई संस्कृतियाँ इसी से जन्म लेती है। इरोज हमें अलग अलग व्यक्तियों से एक समूह बनाता है और यही समूह सभ्यता की जड़ है। फ्राइड कहते हैं लव इज द बिल्डर ऑफ सिविलाइजेशन, विदाउट इट ह्यूमैनिटी फॉल अपार्ट्स। प्रेम सभ्यता का निर्माता है, इसके बिना मानवता बिखर जाती है। प्रेम ही सभ्यता की आत्मा है। फ्राइड इस अध्याय के अंत में कहते हैं सभ्यता और प्रेम एक दूसरे पर निर्भर है। प्रेम सभ्यता को एकजुट रखता है और सभ्यता प्रेम को दिशा देती है, परंतु जैसे जैसे सभ्यता बढ़ती है वैसे वैसे प्रेम पर नियंत्रण भी बढ़ता है और यही संघर्ष मानव के भीतर असंतोष का बीज होता है। फिर भी फ्राइड मानते हैं अगर हम व्यक्तिगत प्रेम से मानवता के प्रेम की ओर बढ़े तो सभ्यता और व्यक्ति दोनों को अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण हो सकते हैं। फ्राइड का यह अध्याय हमें यह याद दिलाता है कि सभ्यता केवल नियमों और संरचनाओं से नहीं बनती, यह प्रेम, करुणा और जुड़ाव से बनती है, और जब तक प्रेम जीवित है सभ्यता भी जीवित रहेंगी। अध्याय 5, अपराध बोध और अंतःकरण। सिगमंड फ्राइड इस अध्याय में मानव मन के सबसे जटिल और गहरी भावना अपराध बोध गिल्ड को समझाते हैं। उनका मानना है कि सभ्यता का विकास और व्यक्ति की आत्मा दोनों का सबसे बड़ा शत्रु और नियंत्रक यही भावना है। फ्राइड कहते हैं सभ्यता इसलिए टिकती है क्योंकि व्यक्ति अपने अपराध बोध से बंधा रहता है। यह अपराध बोध कहाँ से आता है? यह हमारे भीतर से सुपर ईगो से उत्पन्न होता है, जो हमारे मन का वह हिस्सा है जो नैतिकता, नियम और आदर्शों की निगरानी करता है। फ्राइड का मानसिक ढांचा आईडी, ईगो और सुपर ईगो। फ्राइड बताते हैं कि हमारे मन 3 स्तरों पर काम करता है। एक, आईडी, यह हमारे अवचेतन मन का हिस्सा है जो केवल सुख चाहता है। यह प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है, बिना किसी नैतिकता और सामाजिक सीमा के। 2, ईगो, यह मन का वह भाग है जो वास्तविकता को पहचानता है और आईडी की इच्छाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। 3, सुपर ईगो, यह हमारे भीतर की नैतिक प्रहरी है। यह समाज, माता पिता और संस्कृति से सीखी गई नैतिकता को प्रतिनिधित्व करता है। इसी सुपर ईगो के कारण हमें यह एहसास होता है कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन यही सुपर ईगो कई बार व्यक्ति को अपने ही व्यवहार के लिए कठोर दंड देता है और यही अपराध बोध बन जाता है। अपराध बोध का जन्म। फ्राइड का मानना था कि अपराध बोध का स्रोत हमारी दबी हुई इच्छाएं, डिप्रेस डिजायर। हर व्यक्ति के भीतर कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जिन्हें समाज स्वीकार नहीं करता, जैसे क्रोध, ईर्ष्या, हिंसा या स्वार्थ। ईगो इन इच्छाओं को दबा देता है ताकि हम समाज को में स्वीकार्य बने रहें, लेकिन सुपर ईगो इन इच्छाओं के अस्तित्व को महसूस कर लेता है और हमें समाज सजा देने लगता है, भले ही हमने कोई गलत काम न किया हो। यही कारण है कि कई लोग बिना किसी वास्तविक अपराध के भी अपराध बोध महसूस करते हैं। फ्राइड कहते हैं द सेंस ऑफ गिल्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम इन द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। सभ्यता के विकास में अपराध बोध सबसे बड़ी समस्या है। सभ्यता और अपराध बोध का संबंध। सभ्यता व्यक्ति को नियंत्रण में रखने की नैतिकता का उपयोग करती है। जैसे जैसे समाज विकसित होता गया वैसे वैसे उसने अधिक कानून और नैतिक सीमाओं तक तय की। इन सीमाओं ने मनुष्य की स्वतंत्रता प्रवृत्ति को दबाया, विशेष रूप से आक्रामकता और यौन इच्छाओं को। लेकिन जब उन इच्छाओं को बाहर नहीं आने दिया गया तो वे भीतर सुपर ईगो द्वारा अपराध बोध के रूप में लौट आते हैं।
फ्राइड के अनुसार सभ्यता का मूल व्यक्ति के सुख से चुकाया जाता है, यानी सभ्यता जितनी अधिक नैतिक बन जाती है, व्यक्ति उतना ही अधिक भीतर से अपराध बोध और असंतोष महसूस करता है। सुपर ईगो, भीतर का न्यायाधीश। फ्राइड सुपर ईगो को भीतर का न्यायाधीश, इनर कोर्ट कहते हैं। यह हर व्यक्ति के भीतर बैठा वह जज है जो उसके हर विचार, हर भावना और हर कर्मों का मूल्यांकन करता रहता है। अगर व्यक्ति किसी इच्छा को सोच भी ले जो समाज या धर्म के विरुद्ध है, तो सुपर ईगो तुरंत उसे पाप या गलत ठहराकर अपराध बोध उत्पन्न करता है। इसी प्रक्रिया से व्यक्ति भीतर से तनावग्रस्त, चिंतित और आत्मदंड की प्रवृत्ति वाला बन जाता है। फ्राइड कहते हैं, मैन बिकम हिज ओन ऑपरेसर। मनुष्य स्वयं ही अत्याचारी बन जाता है। प्रेम और अपराध बोध का संघर्ष। फ्राइड बताते हैं कि सभ्यता प्रेम से चलती है, लेकिन प्रेम के मार्ग से सबसे बड़ी बाधा है अपराध बोध। जब सुपर ईगो अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है तो व्यक्ति प्रेम, करुणा और आत्मसंतोष महसूस नहीं कर पाता। वह खुद को दंडित करता रहता है, अपने भीतर की खुशी को अपराध बोध मानने लगता है, और यही सभ्यता की त्रासदी है, जिसने इंसान को सुरक्षित तो किया परंतु भीतर से असंतुष्ट और दोषी बना दिया। फ्राइड का निष्कर्ष अत्यंत गहरा है। सभ्यता के अस्तित्व के लिए अपराध बोध आवश्यक है, क्योंकि यही व्यक्ति को नियंत्रण में रखता है। लेकिन अगर सुपर ईगो बहुत कठोर हो जाए तो व्यक्ति की स्वतंत्रता, रचनात्मकता और आनंद मर जाते हैं। इसलिए वास्तविक संतुलन वही है जहां मनुष्य अपने अंतःकरण की आवाज़ सुने पर अपने सुख से भी समझौता न करे। फ्राइड मानते हैं अपराध बोध को समझना ही आत्मा की मुक्ति की पहली सीढ़ी है। अध्याय 6, सभ्यता के प्रति असंतोष। सिगमंड फ्राइड इस अध्याय में मानव सभ्यता के सबसे बड़ी सच्चाई को उजागर करते हैं कि सभ्यता जितनी विकसित होती जाती है, मनुष्य उतना ही असंतुष्ट, बेचैन और दुखी होता जाता है। फ्राइड यह सवाल उठाते हैं कि अगर सभ्यता का उद्देश्य मानव को अधिक सुख, सुरक्षा और शांति देना है, तो फिर आज का इंसान पहले से ज़्यादा तनावग्रस्त, चिंतित और असंतुष्ट क्यों है? यही विरोधाभास फ्राइड ने इस अध्याय का मूल है। सभ्यता हमें सुरक्षा देती है, लेकिन इसी प्रक्रिया में हमारी स्वतंत्रता छीन लेती है। सभ्यता का मूल उद्देश्य। फ्राइड के अनुसार सभ्यता दो लक्ष्यों मुख्य लक्ष्यों के लिए अस्तित्व में आई। मनुष्य को प्रकृति की शक्तियों से बचाने के लिए और मनुष्य को मनुष्य की हिंसा से बचाने के लिए। सभ्यता ने हमें नियम, कानून, नैतिकता और सामाजिक व्यवस्था दी, जिसमें हम एक दूसरे के साथ सामंजस्य से रह सकते हैं। लेकिन यही नियम धीरे धीरे हमारे भीतर की स्वाभाविक इच्छाओं और स्वतंत्रताओं को सीमित करने लगे। सभ्यता ने हमारे आईडी यानी प्राकृतिक प्रवृत्तियों जैसे आक्रामकता, यौन इच्छा और स्वार्थ को दबा दिया, ताकि समाज में शांति और व्यवस्था बनी रहे। परंतु इन इच्छाओं को दबाने की कीमत बहुत भारी थी। अंदरूनी संघर्ष और असंतोष, मनुष्य की आंतरिक द्वंद्व। फ्राइड कहते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर दो शक्तियाँ संघर्ष करती है, हीरोज और थैनोटॉस। हीरोज वो है जो प्रेम, सृजन और एकता की ओर ले जाती है, और थैनोटॉस जो विनाश, आक्रामकता और अलगाव की ओर बढ़ती है। सभ्यता हीरोज को प्रोत्साहित करती है और थैनोटॉस को दबाने की कोशिश करती है। लेकिन जब आक्रामक प्रवृत्तियों को बार बार दबाया जाता है तो वे भीतर ही भीतर व्यक्ति के मन में असंतोष, अपराध बोध और तनाव के रूप में जमा होने लगती है। फ्राइड इसे रिप्रेशन यानी दमन कहते हैं, और यही दमन सभ्यता के विकास के साथ बढ़ता है। इसलिए जितना सभ्य समाज होता है, उसके लोग उतने ही मानसिक रूप से दबे, चिंतित और असंतुष्ट होते हैं। सुरक्षा बनाम स्वतंत्रता। फ्राइड इस अध्याय में एक बेहद महत्वपूर्ण बात कहते हैं, मैन डज नॉट वॉन्ट टू बी सेफ एट द कॉस्ट ऑफ हिज हैप्पीनेस। मनुष्य अपनी सुरक्षा के लिए अपनी खुशी नहीं खोना चाहता। सभ्यता हमें सुरक्षा देती है, हमारे घर, हमारे कानून, हमारे तकनीक, हमारी संस्कृति सब हमें बाहरी खतरों से बचाते हैं। लेकिन
इसके बदले में हम अपनी स्वतंत्रता, सहजता और प्राकृतिक आनंद खो देते हैं। अब हम न तो अपने मन की बात खुलकर कह सकते हैं, बल्कि न ही अपनी इच्छाओं को जी सकते हैं। हर समय क्या सही है, क्या गलत है की चिंताओं ने हमें अपनी असली स्वभाव से दूर हो जाते हैं। यही सभ्यता की असली विरोधाभास है। हम जितने अधिक सुरक्षित हुए हैं, उतने ही भीतर से असंतुष्ट और भयभीत हो गए हैं। अपराध बोध या का स्थायी प्रभाव। पिछले अध्याय में फ्राइड ने सुपर ईगो और गिल्ट की बात की। यही वे बताते हैं कि अपराध बोध सभ्यता के असंतोष का मुख्य कारण है। जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ती है, वैसे वैसे नैतिक नियम कठोर होते जाते हैं और व्यक्ति के भीतर का सुपर ईगो, उसका नैतिक प्रहरी और अधिक शक्तिशाली हो जाता है। यह सुपर ईगो हर छोटी इच्छा, हर गुस्से, हर विद्रोही को गलत ठहराता है। इससे व्यक्ति हमेशा आत्मसंघर्ष में रहता है। वह कुछ करना चाहता है पर कर नहीं पाता, क्योंकि उसका अंतःकरण उसे रोक देता है। इस निरंतर अपराध बोध को और आत्मसंघर्ष से ही डिस्कंटेंट पैदा होता है। सभ्यता का मूल्य। फ्राइड का निष्कर्ष कठोर लेकिन सटीक है। सभ्यता मानवता की उपलब्धि है, पर उसकी कीमत है व्यक्ति का सुख और मानसिक शांति। सिविलाइजेशन इज बिल्ड अपॉन द रिन्यूएशन ऑफ इंस्टिंक्ट। सभ्यता हमारी प्रवृत्तियों के त्याग पर नियंत्रित है। हम जितने सभ्य होते जाते हैं, उतने ही भीतर से प्राकृतिक, सहज और आनंदित नहीं रहते। हम व्यवस्था पाते हैं पर आनंद खो देते हैं। सभ्यता हमें एक बेहतर समाज देती है, लेकिन उस समाज में रहने वाले अक्सर खुद से ही असंतुष्ट रहता है। सभ्यता का द्वंद्व। फ्राइड का अंतिम संदेश यही है कि सभ्यता और असंतोष एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सभ्यता हमें सुरक्षित बनाती है, परंतु वही सुरक्षा हमारे मन को बंधन में डालती है। इसलिए असली बुद्धिमत्ता इसी में है कि हम इस असंतोष को पहचानें और अपने भीतर की दबी हुई भावनाओं को समझें और सभ्यता की सीमाओं में भी अपनी स्वतंत्रता खोजें। फ्राइड कहते हैं, मैन अनहैप्पीनेस इज द प्राइस ही पेज फॉर सिविलाइजेशन। मनुष्य का दुख सभ्यता की कीमत है। अध्याय 7, मनुष्य की द्वंद्व प्रकृति। सिगमंड फ्राइड इस अध्याय में मानव स्वभाव के उस गहरे रहस्य को उजागर करते हैं जो सभ्यता और असंतोष दोनों का मूल है। मनुष्य के भीतर दो विरोधी शक्तियां लगातार संघर्ष करती रहती हैं। ये दो शक्तियां हैं, एक इरोस जीवन प्रवृत्ति, दो थैनाटोस मृत्यु प्रवृत्ति। फ्राइड कहते हैं कि इन दोनों प्रवृत्तियों का संघर्ष ही मानव व्यवहार, सभ्यता, प्रेम, युद्ध, अपराध और कला और धर्म सबका आधार है। मनुष्य न तो पूरी तरह शांति प्रिय है और न ही पूरी तरह से हिंसक। वह दोनों के बीच झूलता रहता है। इरोस जीवन की शक्ति। फ्राइड ने इसे इरोस वह शक्ति है जो सृजन, एकता, प्रेम का प्रतीक है। यह प्रवृत्ति व्यक्ति को जीवन से जोड़ती है, रिश्ते बनाते, समाज में रहने और निर्माण करने के लिए प्रेरित करती है। इरोस हमें एकजुट रखता है। यह सभ्यता के निर्माण की नींव है, क्योंकि यदि प्रेम और एकता की भावना न हो तो मनुष्य केवल अपने स्वार्थ और आक्रामकता में जीता रहेगा। इरोस का उद्देश्य है लाइफ ऑफ परसिस्ट, जीवन का बने रहना। इसलिए यह हमें परिवार, समाज और सभ्यता की ओर ले जाता है। थैनाटोस मृत्यु की शक्ति। इसके विपरीत थैनाटोस वह प्रवृत्ति है जो विनाश, आक्रामकता और अंत की ओर झुकाती है। यह वह मनोवैज्ञानिक शक्ति है जो मनुष्य को हिंसा, आत्मविनाश या दूसरों को हानि पहुंचने की ओर ले जाती है। फ्राइड का मानना है कि हर व्यक्ति के भीतर यह मृत्यु प्रवृत्ति मौजूद है, जो कभी आत्मघाती विचारों के रूप में, कभी युद्ध, नफरत या विनाश की प्रवृत्तियों के रूप में प्रकट होती है। थैनाटोस का उद्देश्य है रिटर्न द इमिटेशन स्टेट, यानी जीवन से शांति की और अस्तित्व से अंत की ओर लौटना। इरोस और थैनाटोस का संघर्ष। मानव का द्वंद्व प्रवृत्ति। फ्राइड के अनुसार यह दोनों शक्तियाँ, इरोस और थैनाटोस, मनुष्य के भीतर लगातार संघर्ष करती है। इरोस हमें प्रेम करने की, सृजन करने और समाज में योगदान देने के लिए प्रेरित करता है, जबकि थैनाटोस हमें नष्ट करने, गुस्से, ईर्ष्या और आत्मविनाश की ओर खींचता है। यह संघर्ष सिर्फ व्यक्ति के भीतर नहीं, सभ्यता के भीतर भी चलता रहता है। सभ्यता इरोस की उपलब्धि है,
क्योंकि उसने मनुष्य को साथ बांधकर शांति और सहयोग सिखाया। लेकिन सभ्यता को बनाए रखने के लिए थैनाटोस की ऊर्जा यानी आक्रामकता को दबाना पड़ता है। यह दमन भीतर से असंतोष और तनाव के रूप में जमा हो गया। इसलिए सभ्यता जितनी बड़ी, मनुष्य उतना ही मानसिक रूप से असंतुलित हो गया। सभ्यता का संतुलन प्रेम और विनाश के बीच। फ्राइड कहते हैं कि सभ्यता का अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि वह इन दोनों प्रवृत्तियों को किस तरह से संतुलित करता है। यदि इरोस बहुत अधिक हावी हो जाए तो मनुष्य अत्यधिक दयालु और निर्बल बन जाएगा और सभ्यता अपनी सुरक्षा खो देगी। यदि थैनाटोस अधिक प्रभावी हो जाए तो समाज हिंसा, युद्ध और अराजकता में डूब जाएगा। इसलिए सभ्यता का उद्देश्य है इन दोनों प्रवृत्तियों को नियंत्रित और संतुलित रखना। फ्राइड लिखते हैं, सिविलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग द डेथ इंस्टिंक्ट बाय द पावर ऑफ लव। सभ्यता मृत्यु प्रवृत्ति को प्रेम की शक्ति से नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। मानवता का द्वंद्व, एक स्थायी संघर्ष। फ्राइड इस अध्याय में कहते हैं कि यह संघर्ष कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि इरोस और थैनाटोस दोनों ही जीवन का हिस्सा है। इन दोनों का मेल ही मानवता को पूर्ण बनाता है। इरोस के बिना सृजन नहीं और थैनाटोस के बिना कोई परिवर्तन नहीं। मानव का इतिहास इसी संघर्ष की कहानी है, जहाँ प्रेम और हिंसा, सृजन और विनाश दोनों मिलकर सभ्यता का निर्माण करते हैं। फ्राइड के शब्द, ह्यूमन लाइफ इज द बैटल ग्राउंड ऑफ द लव एंड डिस्ट्रक्शन। मानव जीवन प्रेम और विनाश का रण क्षेत्र है। जीवन का सच्चा अर्थ। फ्राइड अंत में कहते हैं, मनुष्य का विकास तभी संभव है जब वह अपने भीतर के इस द्वंद्व को समझे, उसे दबाए नहीं बल्कि स्वीकार करे। इरोस और थैनाटोस दोनों हमारे अस्तित्व में अंग है। एक हमें जीवन की ओर ले जाता है, दूसरा हमें उसकी सीमाओं का एहसास कराता है। सभ्यता का सच्चा अर्थ इसी में है कि हम प्रेम की ऊर्जा से विनाश की प्रवृत्ति को नियंत्रित करें और अपने भीतर के अंधकार में भी सृजन की ज्योति जलाए रखें। अध्याय 8, निष्कर्ष, सभ्यता और मानव टकराव। सिगमंड फ्राइड इस पुस्तक के अंतिम अध्याय में एक गहरी, लगभग दर्द भरी सच्चाई को उजागर करते हैं कि सभ्यता और व्यक्ति का स्वतंत्र हमेशा एक दूसरे से विरोध में रहेगा। सभ्यता वह व्यवस्था है जो समाज को नियंत्रित रखती है, जबकि व्यक्ति का मन स्वतंत्रता चाहता है, सोचने, महसूस करने और जीने की आज़ादी। और यही संघर्ष मानवता की असंतोष की जड़ है। सभ्यता नियंत्रण की प्रणाली। फ्राइड के अनुसार सभ्यता कोई बाहरी चीज नहीं, यह मानव मन की एक रचना है, एक ऐसी प्रणाली जो मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों को सीमित करके समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखती है। सभ्यता हमें सुरक्षा, कानून, परिवार, धर्म और नैतिकता देती है, लेकिन इस सब के बदले में वह हमसे कुछ छीन लेती है, हमारी स्वाभाविकता, सहजता और भावनात्मक स्वतंत्रता। जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ती है वैसे वैसे वह व्यक्ति से त्याग की मांग करती है, इच्छाओं का त्याग, सुख का त्याग और स्वतंत्रता, स्वार्थ का त्याग। फ्राइड कहते हैं, civilization demands sacrifice not only of man instinct but also for his happiness। सभ्यता त्याग चाहती है, न केवल प्रवृत्ति का बल्कि व्यक्ति के सुख का भी। मानव मन की बगावत। परंतु मानव मन इतनी आसानी से सीमित नहीं होता। उसके भीतर दो शक्तियां हैं, इरोस और थैनाटोस, जो उसे निरंतर स्वतंत्रता और अनंत की ओर खींचती है। जब सभ्यता इन प्रवृत्तियों को दबाने की कोशिश करती है तो मन में विरोध, तनाव और अपराधबोध उत्पन्न होता है। यही है फ्राइड का डिस्कंटेंट इन सिविलाइजेशन, सभ्यता का असंतोष जो हर व्यक्ति के भीतर छिपा होता है। फ्राइड के अनुसार यह असंतोष इसलिए पैदा होता है क्योंकि हमारा मन आनंद चाहता है, पर सभ्यता हमें संयम सिखाती है। मनुष्य प्लेजर प्रिंसिपल से चलता है, जबकि सभ्यता रियलिटी प्रिंसिपल थोपती है। और जब ये दोनों टकराते हैं तो व्यक्ति भीतर से विभाजित हो जाता है। एक हिस्सा आज़ादी चाहता है, दूसरा हिस्सा समाज के नियमों का पालन करना चाहता है। सुपर ईगो, भीतर का शासक। फ्राइड बताते हैं कि सभ्यता ने व्यक्ति के भीतर भी एक शासक बना दिया है, सुपर ईगो, जो बाहरी समाज की तरह व्यक्ति को नियंत्रित करता है। यह सुपर ईगो हर समय व्यक्ति का मूल्यांकन करता है
वह क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है, क्या चाहता है। और जब वे व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति की ओर झुकता है, सुपर ईगो उससे गलत कहकर अपराध बोध उत्पन्न करता है। इस तरह व्यक्ति केवल बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने भीतर के सुपर ईगो से भी लड़ रहा होता है। फ्राइड इसे द इनर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सिविलाइजेशन कहते हैं, सभ्यता का अंतरिंग संघर्ष जो हर व्यक्ति के भीतर घटित होता है। सभ्यता का विरोधाभास। फ्राइड कहते हैं कि सभ्यता का सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि वह हमें सुरक्षा और ज्ञान देती है, लेकिन वही हमारी स्वतंत्रता और आनंद को भी सीमित भी करती है। हम प्रगति करते हैं पर सहजता खो देते हैं। हम नैतिक बनते हैं पर भीतर से असंतुष्ट रहते हैं। हम कानून से सुरक्षित हैं पर भावनाओं से बंधे हुए हैं। इसलिए फ्राइड निष्कर्ष निकालते हैं, द प्राइज ऑफ सिविलाइजेशन इज द लॉस ऑफ हैप्पीनेस। सभ्यता की कीमत खुशी का खोना। सभ्यता और व्यक्ति दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, फिर भी एक दूसरे के संघर्ष में है। मानवता की नियति असंतोष के साथ जीना। फ्राइड कहते हैं कि यह संघर्ष कभी समाप्त नहीं होगा। यह मानव अस्तित्व का हिस्सा है। सभ्यता को स्थायित्व चाहिए और व्यक्ति को स्वतंत्रता। इन दोनों की दिशा हमें विपरीत रहेंगी, लेकिन इसी संघर्ष ने मानवता को आगे बढ़ाया। विकास, कला, दर्शन, प्रेम और धर्म, इस सब इसी द्वंद्व के परिणाम है। फ्राइड का अंतिम निष्कर्ष गहराई भरा है। Man will never be completely happy because he will always be divided between his instinct and his civilization. मनुष्य कभी पूरी तरह से सुखी नहीं होगा क्योंकि वह अपनी प्रवृत्तियों और सभ्यता के बीच विभाजित होता रहता है। फ्राइड हमें निराश नहीं करते बल्कि एक गहरी समझ देते हैं कि असंतोष कोई अभिशाप नहीं बल्कि विकास का प्रेरणा है। यदि सभ्यता हमें बंधन में रखती है तो वही हमें सोचने, सृजन करने और सुधारने की प्रेरणा भी देती है। मानव का असंतोष ही उसकी प्रगति का इंजन है। फ्राइड इसे यह स्वीकारने के लिए कहते हैं कि पूर्ण सुख असंभव है परंतु अर्थपूर्ण जीवन संभव है। We cannot expect conflict, but we can understand it, and through understanding we can grow. हम संघर्ष से भाग नहीं सकते, लेकिन उसे समझकर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो में रुके हैं तो यकीन है आप सिर्फ फ्रॉइड की किताब नहीं सुन रहे बल्कि अपने मन की गहराई में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। सिगमंड फ्रॉइड की सिविलाइजेशन एट इट्स डिसकंटेंट्स सिर्फ एक किताब नहीं, यह एक दर्पण है जो हमारी सभ्यता और हमारे भीतर के संघर्ष को दिखाता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम सच में उतने सुखी हैं जितना हम सोचते हैं, या फिर हम बस सभ्य बनकर अपने असली रूप को दबा रहे हैं। फ्रॉइड कहते हैं कि सभ्यता ने हमें बहुत कुछ दिया, सुरक्षा, विज्ञान, कला, धर्म, रिश्ते, लेकिन उसी सभ्यता ने हमारी सबसे बड़ी कीमत ली है, हमारी भावनात्मक स्वतंत्रता, इमोशनल फ्रीडम। हमने अपने मन की इच्छाओं को समाज के दीवारों के पीछे कैद कर दिया है। हम हंसते हैं पर भीतर से डरते हैं। हम सफल हैं परंतु संतुष्ट नहीं। हम जुड़े हैं पर अकेले नहीं, और पर अकेले हैं। और यही है डिसकंटेंट्स, वह असंतोष जो हर आधुनिक इंसान के भीतर चुपचाप पलता है। लेकिन दोस्तों, फ्रॉइड हमें निराश नहीं करते। वे कहते हैं कि यह असंतोष ही हमारी विकास की ऊर्जा है। अगर हम उसे समझना सीख ले तो हम न केवल सभ्यता के नियमों को स्वीकार करते सकते हैं बल्कि अपने भीतर के द्वंद्वों को भी संतुलित कर सकते हैं। फ्रॉइड की यह किताब हमें यह सिखाती है कि सभ्यता से भागना नहीं बल्कि उसके साथ संवाद करना है। अपनी इच्छाओं को दबाना नहीं बल्कि उन्हें समझदारी से दिशा देना है। सभ्यता हमें सीमित करती है पर वही सीमाएं हमें सोचने, लिखने और सृजन करने की प्रेरणा देती है। जैसे घर्षण से आग निकलती है वैसे ही यह टकराव हमें ज्ञान की रोशनी देता है। अब जरा सोचिए, अगर आप अपने भीतर के संघर्ष को समझ जाए तो क्या आप अपनी जिंदगी को गहराई से नहीं जी पाएंगे? क्या आप अपने रिश्तों, अपने काम और अपने समाज को एक नई नज़र से नहीं देखेंगे? फ्राइड कहते हैं,
ओनली थ्रू अंडरस्टैंडिंग आवर कॉन्फ्लिक्ट कैन वी फाइंड पीस। सिर्फ अपने संघर्ष को समझकर ही हम शांति पा सकते हैं। और यही इस पूरी सीरीज का मकसद है, आपके भीतर के सवालों को जानना, आपको सोचने पर मजबूर करना कि आपकी आत्मा यात्रा कोई नई दिशा देना। तो दोस्तों, अगर आपको फ्राइड की यह यात्रा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और गहराई से ऐसी किताबों को लाने की प्रेरणा देता है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि यह सीरीज यही ख़त्म नहीं होती। हम आगे और भी ऐसे किताबों की समरी जल्दी लाने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगला वीडियो फ्राइड की किसी किताब पर बने तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। आपका सुझाव हमारे अगले वीडियो का विषय बन सकता है। और हाँ, अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि शायद किसी को भी अपने भीतर के असंतोष की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। याद रखिए दोस्तों, सभ्यता हमें बांध सकती है, लेकिन सोचने की आदत ये हमेशा हमारे हाथ में है। अपने मन की खिड़कियों को खुली रखिए, क्योंकि वहीं से आती है वह रोशनी जो हमें समझदार, संवेदनशील और मानवीय बनाती है। यही थी फ्रॉइड की सिविलाइजेशन एंड इट्स इस कंटेंट की गहराई भरी यात्रा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ हम फ्रॉइड के और विचारों को परतें खोलेंगे और जानेंगे मनुष्य वास्तव में है कौन। तब तक के लिए सोचिए, महसूस कीजिए और अपने मन को जानिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय, थैंक यू।